मेरा नाम विवेक है और तुम्हें मेरी पत्नी बनकर सिर्फ 7 दिन मेरे साथ रहना होगा। बदले में तुम्हारी माँ का पूरा इलाज मेरी जिम्मेदारी होगी। वो लड़की जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, चुपचाप बैठी रही। उसकी पलकें झुकी थी, चेहरा हल्का सा सिहर उठा था। फिर कुछ पल बाद भर्राई गले से बोली, मैं विधवा हूँ। मैंने उसकी बात को बीच में ही काटा, बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह शादी सिर्फ एक दिखावा होगी। इसमें ना तुम्हारी कोई भावना जुड़ी होगी, ना मेरी। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही थी, मगर हालात इंसान से वह सब करवा लेते हैं जो कभी सोचा भी ना हो। उसने धीमे सिर हिलाकर हामी भर दी। अगली सुबह हम एक पुराने गेस्ट हाउस में कोर्ट मैरिज के लिए खड़े थे। ना फूल, ना सजावट, ना कोई फोटोग्राफर, बस कुछ दस्तावेज, 2 गवाह और एक कागजी समझौता। शादी के 2 दिन बाद जब मैं किसी काम से कमरे में लौटा, मैंने उसे देखा। प्रिया, जो अब कागजों पर मेरी पत्नी थी, वह एक कोने में बैठी प्रार्थना कर रही थी। हल्के गुलाबी सूट में, खुले बाल, बंद आंखें और चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत जैसे किसी अधूरे ख्वाब का रंग। मैं बस दरवाजे पर खड़ा रह गया, चुपचाप उसे निहारता रहा। उसी वक्त मेरे कानों में पापा की वो आखिरी बातें गूंजने लगी, अगर 7 दिन में शादी नहीं की तो मेरी सारी संपत्ति अनाथ बच्चों के नाम कर दूंगा। पापा अस्पताल में थे, बेहद कमजोर, लेकिन उनके शब्द आज भी मेरी सोच पर हावी थे। मैं जानता था पापा जो कहते थे करके दिखाते थे। उसी दिन मैंने कॉल किया हिना को, मेरी पुरानी मंगेतर, कॉलेज के दिनों की साथी, जिससे मैंने कभी साथ जीने के वादे किए थे। फोन उठते ही उसकी आवाज आई, विवेक, क्या हुआ? अंकल की तबीयत ठीक है? मैंने सीधा कहा, मुझे 7 दिन में शादी करनी है। हिना कुछ पल चुप रही, फिर हंस पड़ी। ओहो विवेक, तुम तो जैसे फिल्मों की स्क्रिप्ट लेकर आए हो। मैं लंदन जा रही हूँ, वापस आकर आराम से शादी कर लेंगे। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। यह मजाक नहीं है हिना, अगर 7 दिन में शादी नहीं हुई तो सब कुछ बदल जाएगा। अब उसकी आवाज़ सख्त हो चुकी थी। तो फिर किसी और से कर लो शादी, मैं तुम्हारी इस ड्रामेबाजी में शामिल नहीं हो सकती। फोन कट गया। उस पल मैं समझ गया अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसी शाम वकील से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया, 7 दिन की शादी और साथ ही तलाक के पेपर भी। अब सिर्फ एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मजबूरी में इस समझौते के लिए तैयार हो। फिर एक एजेंसी से पता चला कि एक लड़की है, प्रिया, जिसकी माँ सरिता देवी अस्पताल में भर्ती है। इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और वह सिर्फ एक शर्त पर शादी को तैयार है, अगर उसकी माँ का इलाज तुरंत शुरू हो जाए। मैंने बिना देरी किए हामी भर दी। अगले दिन मैंने खुद अपनी शादी की ड्रेस खरीदी। अब यह शादी नहीं, एक मिशन बन चुकी थी। और जब पहली बार कोर्ट में मैंने प्रिया को देखा तो मैं ठहर सा गया। वह खामोश थी, मगर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रही थी। हमने दस्तावेजों पर साइन किए, गवाहों के सामने हामी भरी, और उस पल हम पति पत्नी बन गए, सिर्फ 7 दिनों के लिए। जैसे ही शादी की प्रक्रिया पूरी हुई, मैंने अस्पताल फ़ोन किया, नया मरीज है, नाम सरिता देवी, तुरंत फाइल तैयार करें, मैं आज ही उन्हें भर्ती करवा रहा हूँ। शादी के बाद मैंने प्रिया को घर के गेस्ट रूम में ठहराया, क्योंकि मैं जानता था यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता है। दोपहर का वक्त था। नौकरानी कमरे में आई और बोली, सर, वो लड़की कुछ भी नहीं खा रही, बस पूजा में बैठी है। मैंने आंखें मूंद ली और शांत स्वर में कहा, उसे रहने दो, जितना जल्दी हो सके। यह घर और इसके नियम वो खुद सीख जाएगी। उस रात मैं अपने कमरे में फाइलों में डूबा था, लेकिन दिमाग कहीं और उलझा था। उस लड़की की कहानी में मुझे याद आया, मैंने अब तक उससे उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछा। उसके माँ बाप, उसका अतीत कुछ भी नहीं जानता मैं।
बस इतना पता है कि उसकी माँ अस्पताल में है और वह उनके इलाज के लिए यह 7 दिन की शादी स्वीकार कर चुकी है। मन में बार बार एक बात आती, यह सौदा सिर्फ मेरी मजबूरी थी? फिर उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? अगली सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर बैठा तो वहाँ एक छोटा सा कागज पड़ा था। प्रिया की लिखी चिट्ठी। हमारी शादी अब सिर्फ कागजों की बात नहीं रही, यह रिश्ता अब मेरे भगवान के सामने भी है। आपने मुझे एक सहारा दिया है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। उसका यह पत्र पढ़कर मैं ठहर गया। उसने इस रिश्ते को मेरा सौदा नहीं, अपना भाग्य मान लिया था। यह बात दिल को कहीं अंदर तक छू गई थी। मैंने वह चिट अपनी जेब में रख ली, शायद इसीलिए क्योंकि कुछ बातें हमेशा पास रखी जाती हैं। तीसरे दिन मैंने उसकी माँ से अस्पताल में मिलने का फैसला किया। वह महिला बेहोश थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन प्रिया उनके पास बैठी उनका हाथ थामे थी। मुझे देखकर उसने बस नजरें उठाई और हल्के से मुस्कुराई। मैं कुछ पल चुपचाप वहां बैठा रहा, फिर लौट आया। उस रात जब मैं गैलरी में खड़ा था तो उसकी खिड़की से आती हल्की रोशनी मुझे खींचने लगी। मन कर रहा था कि अंदर जाऊं, उसे देखूं, लेकिन खुद को रोका, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। कई दिन बीत गए थे। हम एक ही घर में थे, मगर अजनबियों की तरह। हमने एक दूसरे से बात की, न आमने सामने आए। बस यह 7 दिन जैसे किसी साए की तरह बीत रहे थे। मौजूद तो थे पर आवाज नहीं करते थे। चौथे दिन नौकरानी ने बताया, मैडम सुबह सुबह उठकर पूजा करती है, कुछ मांगती नहीं, बस ईश्वर को धन्यवाद देती रहती है। मेरी नजरें अखबार पर थी, मगर जहन में वह शब्द अटक गए थे। धन्यवाद, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई हो, वो भी भगवान को शुक्रिया कहती है। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी लौट आया। बाहर बारिश हो रही थी और दिल के अंदर अजीब बेचैनी थी। लगा जैसे कुछ बदल रहा है। जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरा तो खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजा खुला था। मैं चुपचाप अंदर गया। वो हाथ जोड़े प्रार्थना में बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा शांत। बिना किसी आवाज के भी उसकी मौजूदगी भूल रही थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा था, नरम, साफ और एकदम सुकून से भरा हुआ। मैं वहीं ठहर गया और कुछ पलों बाद बस इतना ही कहा, दिलचस्प, और लौट आया। अगली शाम बिजली चली गई थी। मैं खुद टॉर्च लेकर निकला, सिस्टम चेक किया। लौटते हुए उसके कमरे के पास से गुजरा तो खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। उसकी आवाज आई, कौन? मैं बोला, विवेक, बस पूछने आया था कि अंधेरे में कोई दिक्कत तो नहीं। उसने धीमे से जवाब दिया, नहीं, सब ठीक है, धन्यवाद। वैसे भी रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। उसका जवाब मेरे कदम रोक गया। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप लौट आया। उस रात मैंने पहली बार डायरी खोली और लिखा, यह लड़की बोलती कम है, मगर उसकी खामोशी सब कुछ कह देती है। फिर तीसरे दिन रात को नौकरानी ने बताया, मैडम सिर्फ चावल और दही लेती है, कुछ और नहीं। मैंने कहा, जो मांगे वही दो, बिना सवाल पूछे। अगले दिन मेरे कमरे के बाहर एक ट्रे रखी थी। उसमें चाय का कप, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और एक छोटा सा नोट। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, जैसे मैं आपके घर की मेहमान हूँ, लेकिन मैं आपकी पत्नी भी हूँ। मुझे अब समझ आ गया था कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ नाम की नहीं रही। अब कुछ ऐसा था जो उससे भी आगे बढ़ चुका था। मैंने खुद ही हमारे बीच एक दीवार खड़ी की थी, लेकिन अब वह दीवार दरकने लगी थी। रात के सन्नाटे में मैं अपने कमरे में बैठा था, कागजों की फाइल में उलझा हुआ, लेकिन जहन में बस वही एक कप चाय, उस पर लिखा नोट और वह चेहरा घूम रहा था। मोबाइल देखा तो रात के 3 बज चुके थे। मन जैसे घुट रहा था। घर की हवा भारी लगने लगी थी। मैं बालकनी में आ गया। हल्की रोशनी चारों ओर फैली थी। पानी पीने की सोचकर किचन की ओर बढ़ा ही था
कि कहीं से सिसकी की आवाज़ें आई, धीमी मगर गूंजती हुई। मैं रुक गया। आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जहाँ वह थी। धीरे धीरे बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। झांका तो देखा, प्रिया जमीन पर बैठी थी, दोनों घुटनों को सीने से लगाए, चेहरा दुपट्टे में छिपाया हुआ और आंखों से बहते हुए आंसू उसकी खामोशी को भी बोलने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ पल यूं ही खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे किचन से लाया ग्लास टेबल पर रख दिया। वह चौंकी और मेरी ओर देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली। मैंने धीरे से कहा, पानी पी लो। उसने नजरें झुका ली, कांपते हाथों से गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथों में ताकत नहीं थी। मैंने झुककर गिलास उसके हाथ में थमा दिया। उस पल हमारे हाथ टकराए। उसकी उंगलियों की ठंडक दिल तक उतर गई, जैसे वो कोई एहसास नहीं, एक खालीपन था। मैंने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया, लेकिन उस छुअन ने मेरे भीतर कुछ बदल दिया, विवेक को जगा दिया था। फिर भी खुद को झटक कर याद दिलाया, यह बस एक सौदा है। पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसकी धीमी सी आवाज़ आई। कभी कभी इंसान चुप रह जाता है क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं ठिठक गया। वो बात शिकायत नहीं, सच्चाई थी। मैंने मुड़कर देखा, वो आंखें पिघल रही थी। मैंने बस इतना कहा, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, और कमरे से निकल गया। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। प्रिया की माँ की हालत अब ठीक है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी। मन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके लिए जो कर रहा था वह अब खामोशियों में खोता जा रहा था। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि नौकर ने बताया, सर कोई मैडम आई है, कहती है आपकी मंगेतर है, नाम हिना बताया है। मैं चौंक गया। कहाँ? उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया है। मैं आ रहा हूँ। दरवाजा खुलते ही वह अंदर दाखिल हुई। तेज चाल, तीखे सवाल, चेहरे पर मेकअप और आंखों में आग। बोली, यह लड़की कौन है जिसने तुमसे शादी की है? मैंने सुकून से कहा, बैठो हिना। नहीं, मुझे जवाब चाहिए। वो बोली, तुमने मुझसे बिना बताए शादी कर ली? मैंने लंबी सांस ली और कहा, तुमने मना कर दिया था, इसीलिए मैंने खुद को आगे बढ़ा लिया। वो चिल्लाई, मैं सिर्फ 2 दिन लेट हुई थी और तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। मैंने कहा, तुम लेट हुई और वह वक्त पर आ गई। उसने ठहाका लगाया, अब उसे पत्नी कहने लगे हो? भूल गए यह शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने नजरें चुराई। यह शादी एक मकसद से हुई थी, जो तुम जानती हो। अब जब तुम आ गई हो तो किसी बहस का फायदा नहीं। उसने कहा, तुम्हारी आवाज में नरमी किसके लिए है? मैं चुप रहा। वो घर के अंदर बढ़ने लगी। बोली, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ थामा। यह इज्जत का सवाल है हिना, वो इस घर में है, मेरी पत्नी है। उसने तंज में कहा, कितने दिनों के लिए? उसके शब्दों ने जैसे सीने में चुभन छोड़ दी। मैंने हाथ जोड़ ली। वो चली गई, मगर जाते जाते कह गई, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक बालकनी में खड़ा रहा। घर शांत था, लेकिन मेरे भीतर शोर मच रहा था। उस शाम प्रिया ने कोई सवाल नहीं किया, कोई सफाई नहीं मांगी। बस खाने की ट्रे में एक छोटा सा नोट था। क्या आपकी मेहमान खुश थी? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उस नोट को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। अगले दिन हिना की माँ का फ़ोन आया। बेटा, जो हुआ वह जल्दबाजी में थी। हिना तुमसे बहुत प्यार करती है, यह सब गलतफहमी है। मैंने शांति से कहा, आप मेरे लिए मम्मी जैसी है, लेकिन यह फैसला मेरी जिंदगी का है और मेरे लिए वक्त की कीमत ज़्यादा है। वो खामोश हो गई, लेकिन उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो रह गया। शाम को जब घर लौटा तो प्रिया आंगन में बैठी थी। माँ भी पास में थी। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी है। मैंने बस मुस्कुरा दिया और उसी वक्त दिल में आया, हिना ने कभी ऐसा एहसास नहीं दिया था, ना सुकून, ना अपनापन, हमेशा मोहब्बत भी जैसे कोई डील हो। उसी रात दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने प्रिया थी। बारिश हो रही थी। उसने कहा, नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज़ ने सोने नहीं दिया। मैंने कहा, आ जाओ अंदर बैठो। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली,
क्या मैं आपके लिए कोई बोझ हूँ? मैंने उसकी आंखों में बिना देखे कहा। तुम वो इंसान हो जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वह थोड़ी देर शांत रही, फिर पूछने लगी, क्या आपको लगता है हिना आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकती है? मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, रिश्ते वक्त से बनते हैं और बिगड़ते हैं, और मैं अब तक यह नहीं समझ पाया कि हमारा रिश्ता क्या है। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, हिना अब दिल में नहीं है। वो हल्के से बोली, तो फिर मुझे यहाँ सिर्फ 7 दिन रहना है। यह कहकर वह पलट गई। अगले दिन दोपहर में जब घर लौटा तो हॉल में हलचल थी। नौकरानी घबराई हुई भीतर आई और बोली, सर, प्रिया मैडम ने फल काटते वक्त अपना हाथ काट लिया है। बहुत खून बह रहा है। वह भी कमरे में ही थी और माँ पट्टी लाने बाहर गई थी। मेरे कदम जैसे किसी अनदेखी डोर से खींचते हुए उसी ओर बढ़े जहाँ वह बैठी थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो वह कुर्सी पर थी, एक हाथ को दूसरे की हथेली पर रखे, रुमाल खून से भीगा हुआ। माँ उसके सामने खड़ी थी, उसका हाथ हमें, पर आंखों में हिचक थी। मैं फौरन पास गया। दिखाओ, इतना ही कहा। उसने एक पल मेरी तरफ देखा, चौंकी नजर, लेकिन चुपचाप हाथ आगे बढ़ा दिया। चोट बहुत गहरी तो नहीं थी, लेकिन खून काफी बह चुका था। मैंने धीरे से रुमाल हटाया, पास रखे पानी से उसका हाथ साफ किया, फिर सावधानी से पट्टी लपेटने लगा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, दर्द से या मेरी नजदीकी से, यह कहना मुश्किल था। उसने कुछ नहीं कहा और मैंने भी नहीं, लेकिन उस चुप्पी में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं डल सकता था। जैसे उस पल हमारी खामोशियों ने बात कर ली हो। पट्टी बांधते बांधते मेरी नजरें उसकी आंखों से टकराई, जो अक्सर झुकी रहती थी, मगर आज उनमें एक अजीब सा ठहराव था। मैंने धीरे से पूछा, यह हुआ कैसे? उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे किसी लंबे इंतजार के बाद निकली हो, कभी किसी और का हिस्सा छीन लियो तो ऊपर वाला खुद हिसाब बराबर कर देता है। मैंने हाथ रोक दिया, उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई अफसोस नहीं, बस एक सच्चाई जो शायद उसने खुद के लिए मान ली थी। मैंने पट्टी पूरी की और धीमे से कहा, कभी कभी जो चीज़ हमें लगती है कि हमने छीन ली, वो दरअसल हमें दी गई होती है, और जो अपनी गलती है वो सिर्फ इम्तिहान बन जाती है। उसने सिर झुका लिया, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी जैसे सब कुछ बयान कर गई। वो पल छोटा सा था, एक घायल हाथ, एक पट्टी और एक रिश्ता जो नाम तो नहीं रखता था, लेकिन गहराई रखता था। अगले दिन दोपहर में जब मैं वापस लौटा तो दरवाजे के पास माँ बैठी थी, हाथ में सुई धागा लिए। मुझे देखकर मुस्कुराई, बेटा, तुम्हारी पत्नी बड़ी अच्छी कढ़ाई करती है, मेरे लिए गिफ्ट बना रही है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ नजरें झुका ली, लेकिन दिल में कुछ हलचल सी थी। रात को मैंने पहली बार खुद उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने पूछा। उसकी आवाज़ आई, जी। कमरा सधा हुआ था, कोने में वो पट्टी रखी थी जो मैंने कल उसके हाथ पर बांधी थी। मैंने इशारा करते हुए पूछा, अब भी संभाल कर रखा है? वो बोली, कुछ तकलीफें याद रखने के लिए होती है, ताकि जब जिंदगी सिखाना भूल जाए तो यह याद दिलाए। मैं चुप हो गया, कुछ देर उसी खामोशी में बीता, फिर कहा, कुछ घाव ऐसे सिखा देते हैं जो कभी सुकून नहीं सिखा सकता। उसने धीमे से सिर हिलाया, जैसे यह बात वह बहुत पहले से ही समझ चुकी थी। हर चीज पर हक नहीं जताया जा सकता, वो बोली, कुछ रिश्ते बस निभाए जाते हैं। उसके शब्द दिल के सबसे कोमल हिस्से में उतर गए। तभी मैंने इस रिश्ते को एक जरूरत समझता था, एक समझौता, मगर अब यह दिल की सबसे सच्ची धड़कन बन चुका था। प्रिया मेरे सामने बैठी थी, चेहरे पर वही शांति, वही भाव, मगर अब मेरे भीतर कुछ और ही असर कर रहे थे। उसका हाथ अब पट्टी में था, लेकिन असर मेरे सीने के सबसे भीतर तक हो चुका था। उस रात मैंने डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। कुछ जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं होते, कुछ आत्मा पर होते हैं, और जो उन्हें देते हैं कई बार वही सबसे बड़ा मरहम भी बन जाते हैं। मोबाइल उठाया, वकील का नंबर देखा, लेकिन कॉल नहीं किया। 7 दिन पूरे होने वाले थे, लेकिन अब ऐसे लगने लगा था कि यह रिश्ता किसी कागज का मोहताज नहीं रहा। अगली दोपहर कुछ ज्यादा ही खामोश थी। बाहर धूप हल्की हल्की फैल रही थी।
मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी लौट आया था। टेबल पर रोज की तरह चाय नहीं थी। दरवाजा खोलकर आंगन की ओर गया तो देखा प्रिया बैठी थी। ट्रे में 2 कप चाय और कुछ बिस्किट। हल्की सी साड़ी पहने बेहद सादगी में थी, बेहद सुंदर लग रही थी। मैं बस उसे देखता रहा, जैसे वो पल रुक गया हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, नजरें झुकी हुई, चेहरे पर सोच की परतें। मैंने पूछा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, फिर भी होठ इतने खामोश क्यों हैं? उसने बिना मेरी तरफ देखे चाय का कप मेरे हाथ में थमा और बस इतना कहा, काश यह सब सच होता। उस एक लाइन ने जैसे वक्त को रोक दिया। हवा धड़कन सब थम गए। मैंने उसका हाथ थामा, चाय ली और एक कदम पीछे हट गया। खुद से सवाल किया, अगर यह सच नहीं तो झूठ क्या है? मैंने धीरे से कहा, तो फिर? उसने नजर झुका ली। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ने बता दिया कि वो सब समझ चुकी है। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। चाय का पहला घुट लिया। कप गर्म था। मैंने पूछा, माँ की तबीयत कैसी है अब? वो बोली, अब बेहतर है, बस एक टेस्ट बाकी है। मैंने कहा, मैं खुद लेकर चलूंगा उन्हें। वो मुस्कुराई, जैसे हल्का भरोसा किया हो। अब वो हंसने लगी। लगता था जिंदगी फिर लौट रही है। उसके लहजे में थोड़ा ताज्जुब, थोड़ा डर और थोड़ा सा शुक्र था, जैसे वो इस खुशी से डरती हो कि कहीं यह भी हाथ से न फिसल जाए। मैंने पूछा, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी लौट रही है? उसने एक पल कुछ कहने की कोशिश की, फिर खुद ही रुक गई। धीरे से बोली, मैंने जिंदगी कभी मांगी ही नहीं, मैं तो बस मोहलत पर चल रही हूँ। यह बात कहीं अंदर तक उतर गई। मैंने कप टेबल पर रखा। प्रिया, क्या तुम वाकई मोहलत पर आई हो, या फिर मैं ही अपनी जिद में तुम्हें ले आया? वो चौंकी। पहली बार सीधी मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर था, पर सच्चाई भी, शायद दोनों। उसने कहा, तुम्हारे लिए मजबूरी थी, मेरे लिए एक वादा, लेकिन दोनों ने ही निभा दिया, बिना दिल से चाहे हुए भी। तो फिर यह चाय, एक एहसास, यह क्या है विवेक? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। शायद वो जो हकीकत नहीं, मगर दिल ने उसे सच मान लिया है। कमरे में खामोशी फैल गई। कुछ लम्हे यूं ही निकल गए, बिना आवाज के, लेकिन बेहद गूंजते हुए। फिर वह उठी, ट्रे समेटी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। मैंने उसे पुकारा, प्रिया। वो नहीं रुकी, पीछे भी नहीं मुड़ी। मैंने फिर कहा, अगर मैं कहूँ कि यह सब हकीकत बन सकता है? वो फौरन रुक गई। उसने अपनी सांसें रोक ली, फिर धीरे से बोली, हकीकत वो होती है जो सबके सामने हो। हमारा रिश्ता अब भी सिर्फ 7 दिन का है और 2 दिन बाकी है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे की ओर देखा, जहाँ से प्रिया गायब हो चुकी थी। रात को मैंने माँ से बात की, वह बहुत खुश थी। उन्होंने बताया, आज प्रिया बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कुछ प्रार्थनाएं वक्त पर सुन ली जाती हैं। मैंने पूछा, और आपने क्या कहा? उन्होंने जवाब दिया, मैंने कहा कि कभी कभी इंसान खुद प्रार्थना बनकर आता है और तुम उसकी प्रार्थना बन गए हो। मैंने उनका सिर सहलाया। क्या मैं सच में किसी की दुआ बन सकता हूँ, या मैं वही इंसान हूँ जो हर रिश्ते को सिर्फ कागजों में तोलता है? उस रात मैंने सिर्फ फिर से वह फाइल निकाली, वही शादी का कॉन्ट्रैक्ट। 7 दिन, अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। वही 2 दिन जिसके बाद हम दोनों आजाद होते। मगर दिल इस आज़ादी से डर रहा था। अगले दिन मौसम कुछ अजीब था। हवा बह रही थी, लेकिन कमरे में अजीब सी गर्मी भरी हुई थी। मैं स्टडी रूम में बैठा था, फाइलें सामने खुली थी, लेकिन मन दरवाजे की ओर बार बार भटक रहा था। प्रिया दिन भर कहीं नजर नहीं आई, ना दोपहर में, ना शाम को, ना रात के खाने पर। नौकरानी ने बताया, मैडम कह रही थी उन्हें आराम करना है, शायद सर में दर्द है। मैंने बस गर्दन हिला दी, लेकिन भीतर बेचैनी थी, जैसे दिल को किसी अनहोनी की आहट सुनाई दे रही हो। रात के 11 बजे जब मैं उठा तो सीधे उसके कमरे की तरफ गए। दरवाजा आधा खुला था, लेकिन कमरा खाली था। सब कुछ अपनी जगह पर था, बस वह नहीं थी। मैंने पुकारा, प्रिया। आवाज कमरे में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया। मैं बाहर निकला, एक एक कोना देखा, हर दीवार, हर आंगन, जैसे कुछ कहने से कतराते हो। तभी गैलरी के पास हल्की सी आहट हुई। वो जमीन पर बेसुध पड़ी थी,
नीले कपड़ों में, चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें बहुत धीमी। प्रिया, मैं दौड़ा, उसका सिर अपनी गोद में लिया, नसें चेक की, धड़कन बहुत कमजोर थी। गाड़ी निकालो, मैंने चिल्लाकर कहा। नौकर दौड़ा, मैंने उसे उठाया जैसे कोई टूट चुकी आत्मा हो और सीधे अस्पताल भागा। उसके हाथ मेरी उंगलियों में थे। मैं सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। अस्पताल में डॉक्टर दौड़ते आए, इंजेक्शन, ऑक्सीजन मशीनें। एक डॉक्टर मुझे अलग ले गया। सर, इन्हें नींद की बहुत सारी गोलियां दी गई है, डोज ज्यादा हो गया था, अगर थोड़ी देर और होती तो वो जिंदा है या ना। मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अभी हाँ। मैं वहीं पास में कुर्सी पर बैठ गया, सिर हाथों में था, आंखें सवालों से भरी हुई। प्रिया ने ऐसा क्यों किया? सुबह डॉक्टर ने कहा होश आ गया है, मगर बहुत कमजोर है, बात ना करे, बस मिल सकते हैं। मैं उसके कमरे में गया। वो बिस्तर पर पड़ी थी, आंखें थोड़ी थोड़ी खुल रही थी। मैं पास बैठा, उसका हाथ थामा जो अब भी ठंडा था। पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी आवाज सख्त नहीं थी, सिर्फ टूटी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली, जैसे अब जवाब देना उससे बाहर था। घर लौटकर मैं सीधा उसके कमरे में गया, हर दराज खोली, हर कोना देखा। एक छोटी सी डायरी मिली। पहले 2 पन्ने खाली थे, तीसरे पर लिखा था, मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा हूँ। मेरे हाथ ठिठक गए। अगले पेज पर लिखा था, उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मैं उसके लिए बस एक शरीर थी, उसकी जरूरत, उसका गुस्सा, उसका खेल, और मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बुझती रही। एक दिन उसने कहा, तू मेरे लायक नहीं, डिवोर्स पर साइन कर दे। जैसे मैं कोई इस्तेमाल की हुई चीज हूँ। मैं पन्ना पलटता गया। मैं जीना छोड़ चुकी थी, सिर्फ माँ का चेहरा देखकर रुक जाती थी। फिर तुम आए विवेक, तुमने कहा सिर्फ 7 दिन के लिए मेरी पत्नी बनो। मैंने सोचा शायद अब शरीर को बेचने का काम कानूनी हो गया, कम से कम माँ बच जाएगी। तुम्हारी नजरें बाकी लोगों से अलग थी, लेकिन मुझे डर लगने लगा कि कहीं इस बार दिल न लग जाए। मैं डायरी बंद करके बैठ गया, अब कुछ समझने के काबिल नहीं रहा। हाथ कांप रहे थे। मैं हॉल में आया, सिर हाथों में छुपा लिया। जिसे मैंने सौदा समझा, वो तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी। मैंने वकील का नंबर डायल किया, लेकिन फिर काट दिया। यह वक्त न कानून का था, न कागज का, यह वक्त सिर्फ सच का था। अस्पताल लौटकर फिर उसके कमरे में गया। वह जाग रही थी, उसकी आंखें कमजोर थी, लेकिन खुली हुई। मैं उसके पास बैठकर कहा, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जियो अपनी मर्जी से, अपनी इज्जत के साथ। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार कोई और ही रोशनी थी, एक नमी थी, लेकिन डर नहीं। मैं प्रिया को घर वापस ले आया। वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अब खामोश नहीं थी, बस थकी हुई लग रही थी। प्रिया को दरवाजे पर आते ही माँ ने गले से लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई अपना लौट आया हो। घर का माहौल थमा हुआ था, हर चेहरा सब कुछ जानते हुए भी उसे अनजान बना बैठा था। मैंने उसके आराम के लिए उसे गेस्ट रूम में नहीं, बल्कि उस कमरे में भेजा जो कभी मेरे माता पिता का था, जहाँ धूप कम आती थी, मगर सुकून हर कोने में बसता था। शाम को मैं स्टडी रूम में बैठा फाइलें उलट रहा था, तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। नौकरानी ने आकर कहा, सर, हीना मैडम आई है। मैंने नज़र उठाई। मुझे मालूम था अब क्यों आई है। दरवाजा खुला और हीना अंदर दाखिल हुई। चेहरा गुस्सा और घमंड से भरा हुआ था। उसने आते ही कहा, विवेक, अब बहुत हो गया, तुम्हारी यह खामोशी और अजीब फैसले अब बर्दाश्त नहीं होते। मेरे ठीक सामने आ खड़ी हुई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बैठो, बात करनी है। मगर वह चीख कर बोली, मैं करने नहीं आई हूँ। अब समझ में आ गया है कि वह लड़की अभी तक यहाँ क्यों है। वो कैसे तुम्हारी पत्नी हो सकती है? तलाकशुदा है, टूटी हुई है। मैं कुर्सी से उठा, आवाज ठंडी थी, लेकिन आंखों में लपट थी। जिस लड़की को तुम तलाकशुदा कह रही हो, उसी ने मेरे पिता की आखिरी वसीयत निभाई। तुमने मना कर दिया था, लेकिन उसने सिर्फ एक शर्त पर हाँ कह दी। हीना बिफर कर बोली, शर्त? कैसी शादी है यह? ना मोहब्बत, ना रिश्ता, बस एक कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पहली बार उस पर आवाज उठाई। हाँ, यह शादी एक कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन उसने हर रिश्ते में वह जान डाल दी जो तुम चाहकर भी नहीं कर सके। उसने मुझे बदल दिया, मुझे मेरी औकात दिखाई, वो सच दिखावा जिसे मैं हमेशा भागता रहा।
हिना की आंखों में नमी थी, मगर वह फिर भी बोली, तो अब वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत बन गई? मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो अब मेरी हकीकत है। वो तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दिखावा? हिना ने कदम पीछे खींचे, मगर उसकी आवाज अब भी तेज ही थी। तो अब तुम उसे अपनाने वाले हो? मैंने शांत लहजे में कहा, नहीं, उसे अपनाने की जरूरत ही नहीं। वो खुद मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसकी आंखों में जलन थी। वो बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते विवेक। मैंने जवाब दिया, मैंने वही किया जो तुम्हारे व्यवहार ने तय किया। तुमने मेरी मजबूरी को तमाशा बनाया और उसने मेरी मजबूरी में भी मुझमें जान भर दी। हिना ने कहा, मैं तुम्हारे पिता की पसंद थी। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम उनकी पसंद नहीं, उनकी उम्मीद से भागी हो। और वह लड़की उस जिम्मेदारी की आखिरी कड़ी बनी। जाते जाते हिना कह गई, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें ले डूबेगी विवेक। मैंने सख्ती से कहा, मुझे उसकी सच्चाई में डूबना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे झूठ में जीना नहीं। वह चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसे बंद करने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत देर तक वही खड़ा रहा। फिर गहरी सांस लेकर स्टडी रूम में गया और अपनी डायरी खोली। लिखा, इश्क कुछ नहीं मांगता, बस वक्त के दायरे में खुद को सौंप देता है। और मैं बह चुका हूँ उसकी आहट, उसकी खामोशी, उसके सब्र में। अगली सुबह प्रिया नाश्ते की टेबल पर नहीं थी। माँ ने बताया, प्रिया कह रही है कुछ देर अपने कमरे में प्रार्थना करना चाहती है। मैंने कुछ नहीं कहा। ऑफिस गया, मगर दिल वहीं पीछे छूट गया। दोपहर होते ही खुद को रोक ना सका। घर लौट आया। जैसे ही दहलीज पर पहुंचा, माँ दौड़कर आई। आज प्रिया ने खुद नई डिश बनाई है, कहा है आपको जरूर खिलानी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। किचन में दाखिल हुआ तो देखा प्रिया टेबल सजा रही थी। चेहरे पर एक अलग ही शांति थी, जैसे कोई फैसला ले चुकी हो। मैंने धीरे से कहा, कल हिना आई थी। वो ठिठकी, मेरी तरफ देखा। मुझे पता था, आना तो उसे ही था। मैंने कहा, प्रिया, तुमने मेरी और मेरे पिता की इज्जत बचाई है। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर चुप रही। मैंने धीमे स्वर में कहा, प्रिया, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई, जैसे सब जानती हो, फिर नजरें झुका ली। उसे एहसास था, अब यह रिश्ता सिर्फ लफ्जों का नहीं रहा। 7 दिन पूरे हो चुके थे। सुबह सुबह घर में हर कोई जाग चुका था, मगर हर कोने में एक गहरा सन्नाटा था। खिड़की से छनकर आती धूप जैसे कह रही थी, अब वक्त पूरा हो गया। मैंने पूछा, प्रिया कहाँ है? माँ ने कहा, अपने कमरे में है, शायद सामान पैक कर रही है। मेरा दिल धड़कने लगा। दोपहर में जब मैं उसके कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा खुला था। प्रिया जमीन पर बैठी थी। सूटकेस खुला पड़ा था। कुछ कपड़े रखे जा चुके थे, कुछ अभी रखे जा रहे थे। वह पूरी तरह तैयार थी जाने के लिए, जैसे मन पूरी तरह साफ कर चुकी थी। मैं दरवाजे पर रुका रहा। वो जानबूझकर नजरें नहीं मिला रही थी। फिर बिना देखे ही बोली, मैं जा रही हूँ। जैसा वादा था, 7 दिन पूरे हो गए। अब मेरा यहाँ कोई हक नहीं रहा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। उसने कपड़े फोल्ड करते हुए जवाब दिया, लेकिन आपने रोका भी नहीं। मेरे शब्द वहीं अटक गए। प्रिया फिर बोली, शादी का वक्त पूरा हो गया, वादा पूरा हुआ, मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया। अब मैं वही हूँ, तलाकशुदा, खामोश, मजबूर। मैंने उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम वो हो जिसने मुझे आईना दिखाया, जो मेरी दुनिया में आई और सब कुछ बदल दिया। वो हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान में सवाल था। तो फिर आपको यह बात 7वें दिन ही क्यों याद आई? चौथे या 5वें दिन भी तो कह सकते थे कि रुक जाओ। मैंने कुछ नहीं कहा। शब्द जैसे पछता रहे थे कि वह समय पर क्यों नहीं पहुंचे। कुछ पल बाद सिर्फ इतना कह पाया, वादा दिल से किया जाता है। वो चुपचाप उठी, सूटकेस बंद किया और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। हवा में उड़ता पर्दा उसकी खामोशी को आवाज देने लगा। उसने कहा, विवेक, दिल से किए गए वादे वक्त से पहले टूट जाते हैं, और वक्त के वादे अक्सर दिल के लायक नहीं होते। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और कहा, प्रिया, तुमने एक सौदा निभाया, मैंने एक जिम्मेदारी। लेकिन जो हमने महसूस किया वो क्या था? क्या वो कोई झूठ था? उसने धीमे से कहा, महसूस करना जुर्म नहीं होता, लेकिन कहना हिम्मत मांगता है। आपने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ मायने रखती हूँ, और मैंने भी कभी नहीं कहा कि मैं रुकना चाहती हूँ। मैंने पहली बार पूछा, लेकिन क्या तुम रुकना चाहती हो? वो मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखों में आंसू थे।
हाँ, लेकिन खुद नहीं कह सकती क्योंकि मैंने वादा किया था और वादा निभाने वालों को सबसे पहले खुद से निभाना होता है। फिर वह सूटकेस उठाकर बाहर चली गई। माँ बाहर खड़ी थी। उन्होंने रोका। उसे लिपट कर रोका। बेटा, तू फिर अकेली क्यों जा रही है? प्रिया ने उनके सिर पर हाथ फेरा। कहीं नहीं जा रही माँ, बस एक वादा पूरा करने जा रही हूँ, लेकिन आपके दिल में हमेशा रहूंगी। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने सूटकेस रखा। तभी मैंने कहा, अगर तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन मेरे वादे को निभाने के लिए मत जाओ। वह कुछ पल ठिठकी, लेकिन बिना पलटे गाड़ी में बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी चली गई और मैं बस उसी मोड़ पर देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। वो जा चुके थे। वो 7 दिन जो कभी बोझ लगे थे अब सांस बन गए थे। मैं दरवाजे के पास बैठ गया और खुद से कहा, जिसे मैंने सौदा समझा वह मुझे मेरी कीमत का अंदाजा देकर चली गई। शाम ढल रही थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ और ही उजड़ रहा था। रात भर नींद नहीं आई, आंखें बोझिल थी, लेकिन सुबह उठकर दिल ने एक फैसला लिया। अब उसे खोने नहीं दूंगा। मैंने नाश्ता नहीं किया, ऑफिस नहीं गया, बस गाड़ी उठाई और शहर की सड़कों पर निकल पड़ा जहाँ कहीं वो हो सकती थी। उसके मोहल्ले गया तो पड़ोसियों ने बताया कि वो लौटी ही नहीं, सिर्फ कपड़े भिजवाए थे। अस्पताल गया जहाँ माँ का इलाज चलता था, वहाँ से भी यही सुना, अब इलाज नहीं करवाएगी, कहीं और जाएगी। मैं बेचैन था। एक उम्मीद थी, वो मंदिर जिसका वह अक्सर जिक्र करती थी। शाम को वहां पहुंचा। एक कोने में एक लड़की बैठी थी, सिर झुकाए, हाथ जोड़े, होठ हिलते हुए। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। दिल ने कहा, वो प्रिया है। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और बस इतना कहा, प्रिया। उसने आंखें खोली, मेरी ओर देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी, लेकिन उनमें कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ इंतजार था। मैंने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में वह सब कह दिया जो जुबान कभी कह नहीं सकी। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं, जिंदगी मांगने आया हूँ। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंसू बहते रहे। मैं उसके पास बैठ गई और ऊपर वाले से कहा, अगर यह लड़की मेरी तकदीर में है तो इसे अब मेरी जिंदगी बना दे। प्रार्थना के बाद वह उठी। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। मैंने कहा, माँ ने पूरे घर को सजाया और देर तुम्हें मेरी भी जिम्मेदारी को समझाने में लगी। दरअसल तुम तो पहले दिन से मेरी सच्चाई बन चुकी थी। वो शादी एक शर्त पर हुई थी कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगा, और वह वादा मैंने निभाया। लेकिन अब वह कोई शर्त नहीं थी, वो मेरा अपना फर्ज बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी में मोहब्बत की लकीरें और गहरी होती चली गई। फिर एक दिन प्रिया ने मेरी हथेली में अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। उस पल मेरी आंखें भर आई। वो सबसे खूबसूरत सुबह थी जब हमारी बेटी ने इस दुनिया में कदम रखा। एक नन्ही सी जान जो हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। आज भी जब मैं प्रिया की आंखों में देखता हूँ तो वही सुकून, वही अपनापन, वही प्यार नजर आता है जो कभी 7 दिनों के लिए आया था और अब जिंदगी भर के लिए ठहर चुका है। और मैं आज भी उतनी ही शिद्दत से उसे प्यार करता हूँ, हर लम्हा, हर सांस, हर दुआ में। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका